नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके भारत के भूगोल से पूछे गए सभी प्रश्नों की व्याख्या और सभी टॉपिक इसमें आपके क्लियर होंगे जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। लगभग 90 से ऊपर, बोले तो 100 से ऊपर ही जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्राकृतिक विभाजन से पूछा गया है इसमें कि भारतीय रेगिस्तान, और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है कि पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताइए इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें कैमूर की पहाड़ियाँ, हिमाद्री, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। तो ये जो स्थित है वो है आपके अरावली की पहाड़ियाँ में। कहाँ पे स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ में जो है भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बाकी इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, व्याख्या देखिएगा क्योंकि ज़्यादा व्याख्या करने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक, बाकी यहाँ पे दिया गया है बृहद हिमालय। उसके बाद से अगला है क्वेश्चन कि हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। देखिए हिमालय जो पहाड़ों का उदाहरण है वो है पर्वत का उदाहरण। किसका है? हिमालय पर्वत पहाड़ों का क्या है? एक उदाहरण है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में मानी जाती है, यानी कौन सी जो है उसको पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में हम जानते हैं, तो वो जानते हैं आपके पटकाई पहाड़ियाँ। क्या है? पटकाई पहाड़ियाँ को जो है पूर्वी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। बाकी व्याख्या आप देखते रहिएगा, ठीक है, पूछ करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद से बोला है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो बर्फ से ढकी एकमात्र पर्वत चोटी वाला श्रृंखला है वो है आपका कौन सा है? हिमालय, क्योंकि हिम माने बर्फ होता है, बर्फ से ये ढका हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो ये जो फैली हुई है वो फैली हुई है कौन सी? काराकोरम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। उसके बाद से अगला है कि अयोध्या नहीं, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। तो ये पहाड़ जो है स्थित है वो आपको कौन सा है? पश्चिम बंगाल में है अयोध्या। ठीक है, अयोध्या पहाड़ जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, उत्तर प्रदेश मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको पता है भारत में कौन सी है? कंचनजंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई को लेकर। ठीक है, भारत की पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए पश्चिमी घाट की पूछा है, यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाई मुड़ी। कौन सी है? अन्नाई मुड़ी है। ठीक, उसके बाद से अगला है निम्न पर्वत श्रृंखला में से डोबा डेटा, ठीक है, डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है। देखिए डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है, और पर्वत श्रृंखला में, किस पर्वत श्रृंखला में? विंध्य में, अरावली में, सतपुड़ा में, नीलगिरी में। तो ये जो है आपका नीलगिरी में है। नीलगिरी में तो जो है डोडा बेटा जो है सबसे ऊंची चोटी है आपकी। ठीक, देखिए यहाँ दिया गया है नीलगिरी, डोडा बेटा, विंध्य में अमरकंटक, सतपुड़ा में धूपगढ़ और अरावली में गुरु शिखर। तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद से है धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी देख लिए कि नहीं देख लिए? नहीं देख लिए तो बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा वो मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? भारत के किस राज्य में स्थित है? वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, उसके बाद से अगला है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। आप सभी को पता है K2 जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? वो है स्थित आपके ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। ठीक है, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। उसके बाद से अगला है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। अभी देख लिए सतपुड़ा पर्वत चोटी का जो नाम है वो कौन सा है आपका? धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी देखे थे हम। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी जो है आपके वो है आपका सैडल पीक। कौन है? सैडल पीक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। तो वो है आपका डुंगरीला। कहाँ पे है? डुंगरीला में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डुंगरीला में है, 5610 मीटर है और इसकी ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। और ये भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का प्रमुख दर्रा है। ध्यान रखिएगा, भारत चीन हिमालय पर स्थित प्रमुख दर्रा भी है। कौन सा? ये जो है डुंगरीला। ठीक है, या माना दर्रा इसको भी कहते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है। तो देखिए जोजिला दर्रा जो है वो है आपका जास्कर श्रेणी में है। किसमें है? जास्कर श्रेणी में है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच
त्रियक संधि का निर्माण करता है। तो ये जो निर्माण करता है वो है आपका दीफू दर्रा, ठीक है, क्या है, दीफू दर्रा। किस राज्य में सबसे बड़ी या लंबी तट रेखा है? तो सबसे बड़ी लंबी तट रेखा जो है वो है आपके कौन से, गुजरात में, आप जानते ही हैं, आप सभी को पता होगा ये, ठीक। उसके बाद से अगला है कि तटीय उड़ीसा राज्य का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय उड़ीसा राज्य का जो प्राचीन नाम था वो कलिंग नाम था। क्या नाम था? कलिंग। उसके बाद से भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे गए, यानी भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, आप सभी को पता है, ठीक है। बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये आ रहा, तो देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दर्जा दिया गया था आपका पुदुचेरी को। किसको दिया गया था? पुदुचेरी को आंशिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है व्याख्या में, देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? देखिए लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग पूछ दिया है। ऐसे तो भारत का दक्षिणतम भाग पूछता तो ठीक रहता है, लेकिन लक्षद्वीप का दक्षिणतम भाग पूछ दिया है, तो वो है आपका कवरती। कौन है? कवरती, ठीक। थोड़ा सा एडवांस पूछ रहा है भाई साहब, आप थोड़ा अच्छे से अध्ययन करिएगा इनका, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, वो काम खत्म हो जाएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे हैं, बताइए, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है क्योंकि वे हैं, क्या है, राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इसलिए किया जाता है क्योंकि वे राज्य बनने के लिए बहुत छोटे प्रांत होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब झील से पूछा गया है, क्या है कि उड़ीसा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है। तो उड़ीसा की जो सबसे बड़ी बैक वाटर झील है वो है आपका चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील। यानी कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी पूछा जाता है, जिसको लैगून कहते हैं हम लोग, और इसका क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। चलिए बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जलप्रपात से पूछे गए आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखिए प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, वो बनाती है आपकी नर्मदा, ठीक है, कौन है? नर्मदा। उसके बाद से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? तो शिव समुद्र जलप्रपात जो बनाती है वो है आपकी कावेरी। क्या है? कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द्वीप से पूछे गए क्वेश्चन है, क्या है कि 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभर कर आया है? तो ये जो द्वीप उभर कर आया है वो है आपका न्यूमूर द्वीप। क्या है? न्यूमूर द्वीप, ठीक। उसके बाद से सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में किस नदी पर स्थित है? आपको पता हो गया कि ब्रह्मपुत्र पर जो है माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप स्थित है। उसके बाद से भारत का प्रवाह तंत्र से पूछा गया है, क्या है कि यमुना नदी निम्नलिखित से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से जो है ये होकर नहीं गुजरती है यमुना नदी। बाकी व्याख्या में देख सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो देखिए गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, वो है आपका कौन सा? भीम। बाकी बेतवा, चंबल, गोमती ये सभी है, भीम नहीं है आपकी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? तो अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी जो है वो आपकी नर्मदा है, ठीक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद से निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली सबसे बड़ा जल संभर है? तो सबसे बड़ा जो जल संभर है वो आपके गोदावरी में है, ठीक, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी ही है, ठीक है, गोदावरी। व्याख्या ऊपर दिया गया था, देख सकते हैं आप। नदियों में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है, वो है आपका बेतवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दी गई नदियों में से किसे दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है दक्षिण गंगा के रूप में। उसके बाद से नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो झील के अंदर जो बहती है वो कौन सी नदी है? वो है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी है वो है माही। माही बे, समझते हैं ना? देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। अगला है कि कौन सा शहर चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो चंबल नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, वो है आपका 39 का सी, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर में जो है नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता होगा कि औरंगाबाद जो है वो आपके कौम नदी के स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौम, ध्यान रखेंगे कौन सा, कौम हो जाएगा, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, नदी के तट पर स्थित है, किसके? कौम नदी के तट पर स्थित है। अब भारत में नदी घाटी और परियोजना से पूछे गए आपके प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? आप सभी को पता है नागार्जुन सागर बांध जो है वो आपकी कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। बहुत लोग महानदी मार देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इसकी व्याख्या आप देख लीजिए भाई, व्याख्या के लिए टाइम आपको दे दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, हीराकुंड महानदी विश्व का सबसे लंबा बांध है। कृष्णा राज सागर बांध ये कर्नाटक जो कि कावेरी नदी पर है, ठीक। और उसके बाद से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो डी देख लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बांधों को क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए अभी बात किए थे, भारत का सबसे बड़ा बांध यही है कि नहीं? यही है भाई, महानदी पर स्थित है, ठीक है। भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना में से एक है और यह बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है, ठीक। उसके बाद से मैथन बांध किस राज्य में है? देखिए मैथन बांध जो स्थित है वो आपका किस में है? झारखंड में है, ठीक। देख लीजिए व्याख्या। भारत के मिट्टिया से पूछे गए प्रश्न आपके यहाँ क्या है कि महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाओं में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं मिट्टियाँ भाई साहब? तो ये पाई जाती हैं आपके जलोढ़। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है, ठीक। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे बांगर, प्राचीन जलोढ़ बांगर है। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ मृदा होती है और ये भारत के लगभग 43% भाग में पाई जाती है और इस मिट्टी के प्रमुख फसलें गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन आदि है, ठीक। उसके बाद से अगला है कि मिट्टी में पानी के रिसाव की दर सबसे कम होती है। तो चिकनी मिट्टी में जो है सबसे कम होती है क्योंकि बहुत तेजी से पानी चलने लगता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक। उसके बाद से रेगुर मिट्टी को मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो रेगुर मिट्टी होती है उस मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली रेगुर मिट्टी को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद से कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है। तो कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी वही है काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो खादर मिट्टी जो होती है आपके वो होती है जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे व्याख्या। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत उपयोगी होती है? तो चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए और होती है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में चाय जो है उगाया जाता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का क्या कारण है? तो लाल मिट्टी के लाल होने का जो कारण है वो है आपका कौन सा? उच्च तापमान और अधिक वर्षा। उच्च तापमान नहीं, ये क्रिस्टलीय क्या है? तो ये है आपका क्रिस्टलीय और मेटामार्फिक है चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं व्याख्या यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को नाम से जाना जाता है। ये किसके नाम से जाना जाता है? आप देख भी लिए, इसे तराई के नाम से जाना जाता है। भारत की वन और वनस्पतियाँ से पूछे गए आपके प्रश्न में पहला है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? बताइए क्यों ढकी है? ये ढकी है अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है? अधिक वर्षा होती है, ठीक। उसके बस व्याख्या देख सकते हैं। उसके बाद निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं? देखिए बिच्छू बुट्टी के पौधे जो होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं ये लोग? तो ये लोग सुरक्षा के लिए जो करते हैं वो होते हैं रोए। क्या होते हैं? रोए का प्रयोग करते हैं। किसके? रोए का। फिर अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, भारत के कृषि और पशुपालन से उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है? ब्रिंगा क्या है उड़ीसा में? देखिए उड़ीसा में जो ब्रिंगा होता है वो होता है आपका कौन सा? तो वो होता है आपका झूम कृषि का स्थानीय नाम है। क्या है? झूम कृषि का स्थानीय नाम है। उसके बाद से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे हरित क्रांति का जनक कहते हैं ना, किसे कहते हैं? अरे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है ना, भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। देखिए गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद से खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत
के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है वर्षा। बाकी व्याख्या रही है आपके सामने। रबी फसलों की बुवाई की जाती है। देखिए रबी फसलों की बुवाई कब की जाती है, आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, जो समय चल रहा है आपका, ठीक। उसके बाद से जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलें किस विकल्प में दी गई हैं, तो ये जो दी गई हैं आपके धान और कपास, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। धान और कपास ध्यान रखेंगे, ठीक है। रबी की फसलें जो है अक्टूबर अप्रैल, गेहूँ सरसों ये हो जाएंगे। खरीफ की जुलाई अक्टूबर, जायद की फसलें मार्च और जून में, ठीक। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती हैं वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में है, तो ये है भारत के केरल राज्य में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है, तो जायद फसल के दौरान जो उत्पादन होता है वो है तरबूज का। किसका होता है, तरबूज का। उसके बाद से अगला है, देखिए खरीफ रबी जायद की फसल सब दी गई है यहाँ पे। उसके बाद से अगला है कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है, तो देखिए खरीफ की फसल जो है वो आपके जौ जो है खरीफ की फसल नहीं है, बाकी तीनों खरीफ की फसल हैं। या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको जो हम कहते हैं वो है आपका ड्रिप्स सिंचाई, यानी कि ड्रिप्स इरिगेशन। क्या बोला जाता है, ड्रिप्स इरिगेशन, टपक सिंचाई जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद से कुओं और नलकूपों के द्वारा भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन निम्न में से कौन सा है, न तालाब है, तलैया है, नदियाँ है, नहरें हैं। तलैया क्या होता है भाई साहब, तलैया पता है, नहीं, नहरें होती हैं। क्या होती हैं, नहरें होती हैं। उसके बाद से कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है। देखिए किस राज्य में नहीं उगाई जाती है ये हमसे पूछा है, तो ये उड़ीसा राज्य में नहीं उगाई जाती है। उसके बाद से अगला है आपका कि भारत में खनिज संसाधन उद्योग से पूछे गए आपके प्रश्न है, देख ही लिए भाई साहब कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है तो है आपका उड़ीसा और झारखंड का है। इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद से भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो है कौन सा, तो उड़ीसा ही है। क्या है, उड़ीसा। उसके बाद से निम्नलिखित से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है, तो ये जो है आपके उड़ीसा में ही सबसे अधिक है, क्योंकि अभी पीछे प्रश्न आया ही था। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये जो है आपका टिस्को जो है नहीं आता है। उसके बाद से अगला है कि भारत में परिवहन कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश से पासीघाट को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका बोगीबील, ठीक है, बोगीबील, ये जो है जोड़ता है आपका। उसके बाद है भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है, तो भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो वो राज्य है आपका कौन सा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है। उसके बाद से इंडिगो एयरलाइंस का वह संस्थापक कौन है, तो इंडिगो एयरलाइंस का संस्थापक जो है वो है आपका राहुल भाटिया। फिर अगला क्वेश्चन है कि विविध वाले से पूछे गए आपके प्रश्न है कि भारत में नीली क्रांति सबसे अत्यधिक है, तो ये है आपके कौन से, मछली पालन या उत्पादन है। आप देख सकते हैं हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज और झींग मछली उत्पादन, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन, और उसके बाद से जो है धूसर क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद से हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास विशाल मैदान क्या कहलाते हैं, तो ये जो कहलाते हैं वो आपके बुग्याल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बुग्याल। निम्न में लिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आप जानते हैं बिहार में है। किस में है, बिहार में जो है सबसे जनसंख्या घनत्व क्या है, अधिक है, ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए इसकी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो साक्षरता दर जो है केरल की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रशिक्षित है, आपके देख सकते हैं व्याख्या। उसके बाद से निम्नलिखित में से किस उत्पादक को भारत का भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है आपके दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हुआ है। उसके बाद से है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिमों का कुल प्रतिशत है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो मुसलमानों का प्रतिशत है वो है आपका 14.2%, ठीक। उसके बाद से बाल लिंगानुपात क्या होता है, आपको पता है बाल लिंगानुपात क्या होता है, तो ये होता है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक।
उसके बाद से 2011 जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम जो था वो था आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद से अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा है? तमिलनाडु है। उसके बाद से देख सकते हैं व्याख्या दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा से नदियों और जलाशयों में जल स्तर में वृद्धि आकलन के लिए नामक एक नई तकनीक विकसित की है। और नई तकनीक कौन सी है? तो है आपके प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ठीक, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो राज्य है आपका वो है आपका केरल राज्य में पाए जाते हैं फ्लोटिंग फुमसित। ठीक है, फ्लोटिंग फुमसित क्या होते हैं आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। ठीक, फ्लोटिंग फुमसित तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला है जो पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोकटक झील में। और फुमसित का सबसे बड़ा एक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में है जो 40 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है जिसका नाम काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, तो ये भी ध्यान रखें। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? देखिए, स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा रहता है उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद से भारत की सबसे लंबी उन्नत रोड में स्थित है एलिवेटेड रोड। ठीक है, एलिवेटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कौन सा है आपका? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल में स्थित है। तो देखिए ये जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी पाल घाट में। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल कहाँ है? पाल घाट में स्थित है। तो मुझे आशा है कि भारत के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर बात करेंगे हम आपके विश्व के भूगोल के बारे में। तो आज भारत के भूगोल का कहानी क्या हो गया? खत्म हो गया, क्योंकि इतना ही प्रश्न आपके पूछे गए थे। बाकी व्याख्या भी आप देखते जाएगा अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।